बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हमारा जावा का सेकंड लेक्चर है, यानी हमारी एंड्रॉयड और जावा क्लास का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से 6 क्वेश्चंस कवर अप किए थे जावा के एंड्रॉयड के हवाले से, जावा के हवाले से भी, एंड्रॉयड के हवाले से भी। मैंने लास्ट में वाइवा के 6 क्वेश्चन कवर अप किए थे। ठीक है, और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। ये हमारा वो लेक्चर है जो वीकली बेस पे होता है, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स वो है जो जॉब होल्डर थे, यानी जॉबियंस है जितने भी, ये कुछ स्टूडेंट्स का सेशन है। तो ये वीकली बेस का मेरा एंड्रॉयड का जो सेकंड जो मेरा वीकली बेस पे जो मेरा एंड्रॉयड के वाइवा का सेशन, उसका सेकंड लेक्चर है। और इसके अंदर आज हम ये चीज़ देखेंगे जी कि व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है और जावा का रोल क्या है। ठीक है, तो जावा की डेफिनेशन के ऊपर आने से पहले वाइवा का क्वेश्चन नंबर इज 7। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर इज 7 एंड वाइवा पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों क्वेश्चन डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाइवा के ड्यूरेशन ऑफ द टाइम हर स्टूडेंट से ये सवाल लाजमन पूछा जाएगा। सबसे पहला सवाल, इवन डेट क्लास के अंदर ये जितने भी वीकली बेस के अंदर स्टूडेंट्स हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 7 पीट आउट करने लगा हूँ। व्हाट इज ऊप, व्हाट इज ऊप। ठीक है, यह सवाल 2 कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं जितना भी ये कोर्स लेके चल रहा हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू दिस वाइवा जो मेरे पास एंड्रॉयड की वाइवा लिस्ट जो मेरे पास मौजूद है, उसको फॉलो करते हुए मैं तमाम ब्लॉग सीरीज लेके चलूँगा। ठीक है, इसके अंदर इंट्रो भी, बेसिक प्रोग्राम भी, तमाम चीज़ें हम कवर अप करेंगे, लेकिन वाइवा शिफ्ट पॉइंट व्यू को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो मेरे पास तकरीबन तमाम लैंग्वेज की वाइवा शीट जो है वो कंपाइल होकर आ चुकी हैं कि किस सुपरवाइजर ने वाइवा के ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या क्या सोल्व पूछने हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो एंड्रॉयड के हैं वो तकरीबन जो एंड्रॉयड के जितने भी सुपरवाइजर हैं वो तकरीबन बेसिक प्रोग्राम के अंदर जो क्वेश्चन है वो तो सबकी सेम है, लेकिन फिर आगे जो क्वेश्चन आंसर है वो चेंज आउट हो गए जब कोड प्रोफेशनलिज्म पे जाएगा। और वो फिर क्वेश्चन प्रोफेशनलिज्म की बेस पे भी हर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग चेंज आउट हो जाएंगे। तो वो फिर ये जो चीज़ डिपेंड अपॉन होगी, ये देखी जाएगी कि किस सुपरवाइजर ने क्या क्या सवाल पूछने वाइवा के ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। फलां प्रोजेक्ट का ये इंस्ट्रक्टर का नाम है, वो वाइवा के ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंड्रॉयड का जिन स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है वो यही आप लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन आप लोगों ने ये सवाल मद्देनजर रखने। तो बेसिक एंड्रॉयड का क्वेश्चन हो या जावा के हों, जिन स्टूडेंट का एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट, चाहे वो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या मेरी क्लास के अंदर मौजूद है, तमाम स्टूडेंट्स एक बात याद रख लें, एंड्रॉयड के जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो सेम होंगे। ठीक, और जावा के भी जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी सेम आउट होंगे, लेकिन जैसे कोड प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएगा तो जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस सुपरवाइजर वो चेंज आउट हो जाए, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म के ऊपर हर सुपरवाइजर अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर करता है आपसे। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, फलाना सुपरवाइजर वाइवा के ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ये सवाल पूछेगा, यही सवाल आएंगे। और कभी आज तक मेरे 8 साल कैरियर के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सवाल बताया हो और वो ना आया हो, ये सवाल लाजमन आएगा। तो यही स्टूडेंट आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जिन स्टूडेंट का जावा के अंदर प्रोजेक्ट है या एंड्रॉयड में, वो याद रख लें सुपरवाइजर ने एक सवाल ये पूछना है, व्हाट इज ऊप एंड व्हाट इज जावा। ठीक है, ये 2 सवाल आगे भी कल चल मैं सवाल डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सुपरवाइजर जो ऊप का सवाल है वो 2 कैटेगरी के अंदर करेगा, और ऊप पर रोशनी डालने से, यानी जावा पे आने से पहले मैं थोड़ी सी ऊप पर रोशनी डालूंगा। कोई भी क्लास में मुझे स्टूडेंट बता सकता है कि व्हाट इज ऊप, ऊप क्या है या ऊप की डेफिनेशन क्या है। पहले स्टूडेंट डेफिनेशन सुन ले, डेफिनेशन क्या होती है। अमूमन लोग हमें डेफिनेशन नहीं करना बताते, तो जिसकी वजह से हमें ये बहुत सारी जो है ना वो मुश्किलात का सामना रहता है। यानी डेफिनेशन का मतलब नहीं समझाते हम लोगों को बहुत सारे प्रोफेसर लेक्चरर्स। डेफिनेशन का मतलब है, उर्दू में डेफिनेशन
डेफिनेशन का मीनिंग करते हैं तो डेफिनेशन का मतलब बनता है तारीफ, किसी की तारीफ करना। तारीफ में क्या होता है, मैं किसी बंदे की खूबियाँ बयान करता, ठीक है। जैसे मेरी क्लास में एक अनम लड़की है, मैं कहता हूँ अनम बहुत अच्छी है, अनम लाइक स्टूडेंट है, अनम बहुत अच्छी है, अनम एक लाइक स्टूडेंट है, ठीक है। अनम 5 वक्त की नमाज टाइम पे पढ़ती है जी, अनम लेक्चर रेगुलर लेती है। ये अनम की मैं सिफात खूबियाँ बयान कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात है, खूबियाँ उनकी, तो वो बेसिकली एक तरह की तारीफ है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जैसे हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक वो हमारे लिए क्या एक नमूना है, ठीक है। तो ये खूबी है, तारीफ है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों की एनम की एग्जांपल दी है, अनम रेगुलर लेक्चर लेती है, उसकी तारीफ खूबी है। तो प्यारा स्टूडेंट, जब भी किसी लैंग्वेज की तारीफ होती है उसमें उस लैंग्वेज की खूबियाँ बयान की गई होती हैं, ठीक है। इधर आप लोग डेफिनेशन करते हैं, आप लोगों को यही नहीं पता, यहाँ पे लोग MS PhD लेवल पे पहुँच गए। मैं लास्ट टाइम लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे वो MS की क्लास थी हमारी, तो वहाँ पे मैं डील आउट कर रहा था ये वेब का ही सब्जेक्ट। तो वो वहाँ पे मैंने स्टूडेंट से पूछा कि बेटा व्हाट इज़ जावा, तो मैं जी उसने मुझे जावा की डेफिनेशन बताई। तो मैं कि जावा की डेफिनेशन के अंदर क्या चीज़ एक्सप्लेन की, आप मुझे बता सकते हो? जी वो सर ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। मैं कि इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या चीज़ एक्सप्लेन कीजिए, मुझे बता सकते हो कि किस बेस के ऊपर ये इसकी डेफिनेशन होगी? वो उसने मुझे एक बड़ा लंबा उसने आंसर दिया, मैंने उसको सिंपल सवाल दिया कि बेटा मेरा जो बेसिकली सवाल ये है कि जो डेफिनेशन होती है बेसिकली कोई लैंग्वेज कैसा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। उसकी जो खूबियाँ होती हैं कि एक लैंग्वेज कैसा रोल प्ले कर रही होती है, उस लैंग्वेज की रोल प्ले करने की जो खूबियाँ होती हैं वो हम डेफिनेशन के अंदर बताते हैं कि ये लैंग्वेज ऐसा ऐसा रोल प्ले कर रही है। तो वो जो उसका रोल प्ले करना होता है वो किस तरह की खूबियाँ होती हैं जो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ जी अनम बहुत अच्छा टीच आउट करती है, तो अभी इसकी खूबी बयान की जा रही है, तो वो डेफिनेशन के अंदर कवर अप होगी। तो प्यारे स्टूडेंट, ये जो डेफिनेशन हॉबी है, आप लोग समझते हैं किसी लैंग्वेज की डेफिनेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। स्टूडेंट आप लोगों को मोटा मोटा पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज ये काम करती है। वो अगर आपको पता नहीं ये लैंग्वेज ये काम करती है, वो डेफिनेशन आप अपने वर्डिंग में लिखते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे सिर्फ आपका मेंटली कंसेप्ट देखा जाता है, ना कि वो रटा सिस्टम देखा जाता है। अगर आप यही डेफिनेशन रट के जाएंगे ना तो सुपरवाइजर कहेगा ये तो आपको रटा मार के आए। सुपरवाइजर ने वाइवा कंडीशन ऑफ द टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों का उसने कंसेप्ट चेक करना है कि आपकी सिस्टम के साथ लैंग्वेज के साथ इंट्रैक्शन कितनी है। तो प्यारे स्टूडेंट प्लीज़ आप लोगों ने रट्टा सिस्टम नहीं मारना, आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर आउट करना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जी। क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ माइक ओपन करके बताए ऊप का क्या रोल है, यानी ऊप की क्या खूबी और ऊप का रोल क्या है, ये बंदा मुझे बता सकता है? या कोई भी स्टूडेंट मुझे ऊप की डेफिनेशन बता सकता है क्लास में? जी एनीबॉडी? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो प्लीज जी नहीं? सर ऊप जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। इसमें हम अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स की फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है वो डिफाइन करते हैं। गुड। और इसके अलावा थोड़ी सी और कोशिश करें, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, थोड़ी सी और कोशिश करें। इसमें क्लासेस का भी जिक्र करें प्लीज थोड़ा सा। इसमें हम रियल लाइफ इवेंट्स पे बात करते हैं कि मतलब अगर हम प्रोग्रामिंग में तो हम इंटीजर्स को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, वेरिएबल a = 1 इस तरह से। लेकिन जो ऊप होती है उसमें हम रियल लाइफ चीज़ों पर बात कर सकते हैं, जैसे कार है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, अब आपने माइक नहीं ऑफ करना प्लीज, माइक ऑन रखिए। अच्छा, अब आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसकी ये आपने सिफात खूबियाँ बयान की होगी, तो अब आप क्या की डेफिनेशन कर सकती है अपनी वर्डिंग में? ट्राई करें जय, ट्राई करें, डोंट वरी, थोड़ी सी ट्राई करें। अभी जो भी एक सेंटेंस मुझे बोला था ऊप इज अ जी जी OOP is an object-based language in which we define or program using real-life events, for example, car, animals.
places, etc. गुड, ये थोड़ी सी ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी और एफर्ट करती तो ये 100% जी कंप्लीट हो जानी थी। अगर इसके अंदर आप जी क्लासेस जी। वर्ड भी क्या कर लेती, ऐड कर देती, हाँ, ऐड क्लासेस, कर यस देती। सर। तो ज़बरदस्त, ये आपने बहुत अच्छी जी सिंक्रोनाइजेशन जी। करी, दैट्स गुड। और भी इसके अलावा कोई स्टूडेंट तारीफ करना चाह रहा हो, प्लीज़ वो भी माइक ओपन करें। और कोई बंदा बताना चाहे ऊप के बारे में? जी एनीबॉडी? सर इसमें हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, एक बार लिख के हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, कोड क्लासेस बना के, क्लासेस बना के, ये क्लासेस। भी बात आपकी ठीक है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। हाँ जी, इसके अलावा और कोई बंदा? आपने बात बिल्कुल एक्यूरेट की है, मुझे आपकी भी बात बहुत पसंद आई जी। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट भी थोड़ी सी जहमत कर सकते हैं? अच्छा जी, कोई बंदा मुझे बता सकता है ऊप स्टैंड फॉर क्या है? दूसरा मेरा ये सवाल है, ऊप स्टैंड फॉर क्या है? कोई एक बंदा बच्चा मुझे बता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? अब मेरा एक ये भी सवाल है, सवाल तो ये भी मेरा बनता है, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है जी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सुपरवाइजर ने इधर बड़े बड़े स्टूडेंट को जो है वो पंजाबी में कहते हैं कि यहाँ पे अटका लेते हैं और फिर से ही धुआं निकालते हैं वाईफाई के ऊपर। लास्ट टाइम एक सुपरवाइजर ने एक अपने प्रोजेक्ट के 8 बच्चे सिर्फ एक सवाल पे उड़ाए। मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट के 5 बच्चे आए, ठीक है, पांचों बच्चे एक के बाद एक सवाल बताया और पांचों बच्चों को यही नहीं था पता कि उसने पूछा कि आप ऑब्जेक्ट स्टैंड फॉर, वो उप स्टैंड फॉर क्या ना कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसने कि इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। ये अभी प्रोटोटाइप के ऊपर ये रिसेंट केस है, मैं सुपरवाइजर का यहाँ पे नाम नहीं हाईलाइट करूंगा, तो ये ना प्रोजेक्ट का, तो ये वहाँ पे वाकई पता है, ये रिसेंटली प्रोटोटाइप के अंदर। तो कोई बच्चा बता सकता है कि इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? जी प्लीज़ ट्राई करें। नहीं क्या बता सकते आप, चलें मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा स्टूडेंट, जब ये सवाल आना ना, ये सवाल सुन लें। ये सवाल मैंने जावा पे जाने से पहले ये बेसिक सवाल आपके लिए करूंगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने बताना है कि सर जी, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट, ये एक हमारे पास इदारा W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? W3C, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे जो डेवलपर्स उनको भी ये चीज़ नहीं पता, यहाँ मोस्टली इंस्ट्रक्टर्स को भी नहीं पता। W3C एक इदारा है जिसका नाम है W3 स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। W3C एक हमारे पास क्या है, इदारा है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब काउंसिल, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ये एक इदारे का नाम है, इसका शॉर्ट एब्रीविएशन है W3C, यानी 3 बार W है तो इसका नाम रख दिया गया W3C। ये जब एस्टिमल मार्क वजूद में आई उसके बाद ये इदारा बना W3C ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब काउंसिल। ये इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, ये तमाम और लैंग्वेजेस को, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये वेब लैंग्वेजेस है, जितनी भी लैंग्वेज, ये तमाम लैंग्वेज को प्रिंट आउट करता है W3C ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक रूल पास है, इससे पहले भी ये चीज़ थी लेकिन उसके निकात के अंदर अब ये चीज़ शामिल है कि जो लैंग्वेज जैसा रोल प्ले करेगी उसको वैसा नाम दिया जाए। जो लैंग्वेज जैसा रोल प्ले करेगी उसको वैसा नाम दिया जाए। ये नहीं होगा तो लैंग्वेज काम कुछ करे उसको नाम कुछ दिया गया होगा, लेकिन नहीं, जो लैंग्वेज जैसा रोल प्ले करेगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको वैसा नाम दिया जाएगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था ये ऊप से, यानी ये C++ आने से पहले भी मार्केट में A लैंग्वेज थी, B लैंग्वेज थी, C लैंग्वेज मौजूद थी। वेलकम बैक। मैं बात कर रहा था W3C ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर।
W3C की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एक रूल पास है कि जो लैंग्वेज ज़्यादा रोल प्ले करेगी हम उसको वैसा नाम देंगे। सी लैंग्वेज से पहले मार्केट के अंदर ए लैंग्वेज, बी लैंग्वेज मौजूद थी। आप लोगों की आप लोगों के लिए एक नई चीज़ हो, गूगल जाकर सर्च कीजिएगा कि सी लैंग्वेज से पहले मार्केट में कौन कौन सी लैंग्वेज मौजूद थी। आपको पता चलेगा ए लैंग्वेज एक मार्केट में आई थी, उसके बाद बी लैंग्वेज आई, फिर बी के बाद सी आई, फिर सी के अंदर C++ आई, ठीक है। फिर उसके बाद ये लैंग्वेज का आगे बहुत बड़ा फिर वसी समुद्र चल पड़ा जब ऊप का कंसेप्ट आया। तो W3C की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रूल पास है, इससे पहले भी एक रूल पास था। और फिर W3C की जब ऑर्गेनाइजेशन मार्च वजूद में जब HTML आई, तो HTML के बाद फिर बहुत सारी लैंग्वेज मार्केट में इंट्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर बैकएंड लैंग्वेज आ गई, फिर ये जावा आ गई 1995 में। जब जावा आई तो इसने पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। फिर तब एक इदारा बना W3C ऑर्गेनाइजेशन का, बात शॉर्टकट करके। इसके अंदर एक रूल पास आउट हुआ कि जो लैंग्वेज जैसा रोल प्ले करेगी हम उसको वैसा नाम देंगे। अब बेटा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट डील आउट किया जाता है, तो जिसकी बेस के ऊपर इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी CS201 की बुक्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी कि सी लैंग्वेज को जब इम्बेड किया गया C++ में, तो इसको C++ क्यों कहा गया? इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ, किन चीज़ों का इंक्रीमेंट हुआ वो ये भी एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो वो इंक्रीमेंट की बेस पर इसको C++ कहा गया। तो C++ स्टैंड फॉर यानी इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, इजाफा हुआ, ठीक है। ये एक अलग डिबेट है, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो जो लैंग्वेज जैसा रोल प्ले करेगी उसको वैसा नाम दिया जाए। ऑब्जेक्ट ओरिएंट के अंदर उनका कंसेप्ट डील किया जाता है बड़े लेवल पे, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंट कहा जाता है। सुपरवाइजर ने बच्चों से बड़ा ही सादा सवाल किया कि जी व्हाट इज ऊप, ऊप की डेफिनेशन बताएं, या ऊप की डेफिनेशन का कंसेप्ट ही बताते वो, जैसे मुझे अभी नयाब बच्ची ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। फिर वो एक सवाल पूछना है जी ऊप स्टैंड फॉर क्या है, इसको बच्चे बताने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब उसका अगला ये सवाल है इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, ये सवाल भी उसका वैलिड है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सारी ऑब्जेक्ट को डील करती, इसको इस वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पाया जाता है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। आप ये इसको आंसर दें कि सर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट एंड क्लास का क्या पाया जाता है, कंसेप्ट पाया जाता है, इस वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इतना सा आंसर था। एक छोटे से आंसर की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होगी, फेल होंगे। एक छोटे से क्वेश्चन की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल आउट हुई। उस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी 18 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 7 स्टूडेंट मुझे पता चले फेल हुए। और जब ये फाइनल वाइवा लिस्ट है इसमें मैंने डिटेल चेक की, सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे फाइनल वाइवा के अंदर इनरोलमेंट थे, यानी मीन्स चैट 18 में से 5 के रिमेनिंग कितने रह गए कि उसने तकरीबन 13 बच्चे मेरे ख्याल के मुताबिक एक क्वेश्चन के ऊपर उसने उड़ा दिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात देनी मुश्किल रखनी है। तो अगर सुपरवाइजर पूछ ले जी व्हाट इज ऊप, तो आपने बताना जी ऊप स्टैंड फॉर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये प्लीज़ जिसका माइक भी ओपन है मेरी आपसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना माइक म्यूटेड कर दें, म्यूट कर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये अपने अंदर बड़े लेवल पे ऑब्जेक्ट और क्लास का जो मेथड है, क्लास को और ये ऑब्जेक्ट को अपने अंदर वसी लेवल पे ये क्या करती है, यूटिलाइजेशन करती है, ठीक है। ये ऊप, ठीक है, यानी सिंपली वर्ड्स के अंदर ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट और क्लास के वसी पैमाने पे इनका क्या रोल है, ठीक है। क्योंकि क्लास स्ट्रक्चर के अंदर क्या चलता है, ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी मैं डेफिनेशन यूज करूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
अ या मैं इसको और सिंपल करता ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेक्टराइज्ड यूं कर लेते हैं। बाय identification of class of object closely linked with method। मेथड एक तरह के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ये भी इधर मैं डिफाइन कर दूंगा। ये एसोसिएटेड, ठीक हो गया। यानी जो नायाब बच्चे ने डेफिनेशन की थी उसको मैंने बहुत सारे सिंपल फ्राज के अंदर जो आप लोग वो करने की इसकी डेफिनेशन कोशिश की है वही मैंने उसके अंदर डिफाइन की है, कोई और चीज़ भी डिफाइन नहीं की। नायाब बच्चे ने बताया कि सर ऑब्जेक्ट के क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट चलता है, और उसने फिर बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के अंदर चलता है, यानी क्लास होगी तो ऑब्जेक्ट चलेगा। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, अब सवाल ये है, ये ऑब्जेक्ट कीवर्ड आगे चल के बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होना है, ये मैं ऑब्जेक्ट के बारे में अभी भी बता दूँगा। ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी, रियल, जी हाँ रियल थिंग कह रहे हैं, रियल एंटिटी कह रहे हैं, तो क्या चीज़ ठीक रहेगी, रियल एंटिटी कर लेते हैं। रियल एंटिटी से मुराद ले लें रियल चीज़ हो सकती, थिंग, एनीथिंग। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैरेक्टराइज्ड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, के ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको डिफाइन करती है, क्लास को और ऑब्जेक्ट को, जो आपस में बड़े क्लोजली क्या होते हैं, कनेक्टेड आउट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के बगैर नहीं चल सकता, और जो क्लास वो ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं चल सकती। क्लास तभी डिक्लेयर आउट होगी अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर आउट होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्लास नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो क्लास चलनी, क्लास है तो ऑब्जेक्ट चलेगी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये बात याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट क्लास पर डिपेंड करता है, क्लास ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट होगा तो क्लास क्रिएट आउट होगी, अगर क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉल नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैरेक्टराइज्ड बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोजली लिंक्ड विद द फंक्शन यानी मेथड, जिसको हमने मेथड फंक्शंस के थ्रू क्लास और ऑब्जेक्ट को आपस में क्या किया हुआ, लिंकिंग किया होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है बस। ठीक है, जब वो क्लास क्रिएट होती है वो स्पेसिफिक किसी फंक्शन के लिए क्रिएट आउट होती है। ठीक है, वो दिल से हमने वो फंक्शन परफॉर्म करवाना हो सम का, वो दिल से हमने फंक्शन परफॉर्म करवाना हो सब्ट्रैक्शन का, वो दिल से हमने फंक्शन परफॉर्म करवाना हो मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, किसी भी चीज़ का हम फंक्शन क्या करवा सकते हैं, परफॉर्म आउट करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्लास क्या है ये आगे चल के बताऊंगा, जब मैं ये उनका जावा का वो फर्स्ट प्रोग्राम पढ़ाऊंगा, बताऊंगा उसमें क्लास क्या चीज़ होती है, इसको मैं डीपली चीज़। ऑब्जेक्ट के बारे में शॉर्ट सा बता देता हूँ कि एक रियल एंटिटी हो सकती है, जैसे कार होगी, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, जो भी रियल लाइफ के अंदर चीज़ें एग्जिट करती हैं और वो ऑब्जेक्ट होंगी। जो रियल लाइफ में चीज़ें एग्जिट करती हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कंप्यूटर है, माउस है, मोबाइल है, ये ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, तो ये चीज़ थी। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो अब ये सवाल नंबर 7 वाइवा इटरेशन का टाइम आया, तो व्हाट इज आपने बताना स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप पूछ रहे इसकी डेफिनेशन क्या है, वो आपने ये बता देनी है सिंपली अपने अल्फाज के अंदर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैरेक्टराइज्ड बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट लिंक विद द मेथड फंक्शन। सिंपली ये एक्सेप्टेबल हो जाएगी अगर आप इस तरह
यहाँ प्रॉपर ये मैंने कीवर्ड्स के अंदर भी लिख दी, चाहे आप ये बता दें। वो पूछ रहे ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने बताया कि ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी है। हाँ, एक मिनट ठहरे, ये ऑब्जेक्ट के हवाले से एक सवाल लाजमन आता है, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 ये लाजमन आता है, ये भी वाइवा लिस्ट के सवाल के अंदर शामिल है। जब आपने अपना एंड्रॉयड का कोड ओपन करना है ना, उसके अंदर उसने पूछ लेना है कि या आपने यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट कॉल किया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट क्या है। आपने बताना है कि ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी है। तो पूछ सकता है कौन सी रियल एंटिटी, आपने कहना है फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप कंप्यूटर एक रियल एंटिटी, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये सवाल वाइवा के टाइम ये भी आएगा बस, ये भी सवाल याद रख लें, मुझे भी याद आ गया, ये भी सवाल मस्त याद रख लें कि ये ऑब्जेक्ट और ये नहीं, ये क्या है, ये एक रियल एंटिटी है। ये भी सवाल लाजमन पूछा जाएगा, ठीक है। और पूछ ले इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, आपने सिंपली कहना है कि आपने अंदर उसका कंसेप्ट डील किया। उसके बाद अब बात करते हैं जावा के ऊपर। उसके हवाले से मैंने आपको पे सवाल, अब सवाल आएगा व्हाट इज जावा, जावा क्या है, ठीक है। तो उसके बाद वो पूछ सकता है व्हाट इज, जब जावा सवाल करेगा ना, ये सवाल आता है 100 में से 10%, 10% इसके चांस आने के व्हाट इज जावा, और ये ऊपर सवाल के चांस हैं 90%। और ऑब्जेक्ट के सवाल का जो क्वेश्चन आना है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ये 100% आएगा। ये सवाल क्या आएगा 100% कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज जावा। अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं किस चीज़ की ज़रूरत की बेस के ऊपर जो है मार्केट में जावा आई, किस चीज़ की बेस के ऊपर मार्केट के अंदर जावा आई। 5 स्टूडेंट्स आप एंड्रॉयड आप में से को बता सकते हैं कि क्या ऐसी जरूरत पेश आई कि मार्केट में जावा आई, क्या वीकनेस थी सी प्लस प्लस के अंदर 1989 के बाद, 1986 के बाद भी स्टूडेंट का मार्केट में एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो इस चीज़ का कंसेप्ट ख़त्म आउट करे। और इसके बाद फिर उन्होंने 1989 में कह दिया कि अब इसकी तो वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किन चीज़ों की वीकनेस की बेस के ऊपर ये जावा मार्केट में आई, मेन सवाल ये है। ये भी एक दफ़ा इंस्ट्रक्टर ने 2021 में एक बजे सवाल पूछा, क्या वीकनेस थी सी प्लस प्लस में कि जिनकी बेस पे जावा आई। 2021 में फर्स्ट सेमेस्टर 2021 में ये सवाल पूछा गया बच्चे से, फरवरी के वाइवेकेशन ऑफ द टाइम, क्या वीकनेस थी सी प्लस प्लस के अंदर के मार्केट में जावा आई। तो बंदा मुझे बता सकता है। ये बड़े बेसिक सवाल हैं जो CS 201 के अंदर हर सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर बताता है। मैं किसी स्टूडेंट्स को नहीं बताता। सर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है जावा। C++ में आप कोड करते थे डिवाइस के लिए, कोई मखसूस डिवाइसेस के लिए, और जावा में ये डिपेंडेंसी खत्म हो गई। आपका जवाब 70% बिल्कुल एक्यूरेट है, आपने अच्छा गुड आंसर दी है, लेकिन थोड़ी सी आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप एक्यूरेसी में ट्राई करें, ये जवाब आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी बस। जो C++ थी वो मखसूस सिस्टम्स के लिए थी, ठीक है, और जावा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये बात ही। इसको थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करें प्लीज़, माइक ओपन करें बच्चे, ट्राई करें, बेशक रहूँगा ट्राई करें थोड़ी सी प्लीज़। आंसर आपने बड़ा वैलिड दी है, आपके आंसर को मैं मजीद खोलूँगा थोड़ा सा। सर हमें अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी डिवाइसेस में, C++ में। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स के लिए अलग करनी पड़ती थी, किसी और डिवाइसेस के लिए अलग करनी पड़ती थी। तो जावा में रहते हुए हम एक ही कोड को मल्टीपल डिवाइसेस के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब एक ही कोड को रीयूज कर सकते हैं। 80% तक माशाल्लाह आपने क्वेश्चन कवर अप किया, वेल डन। और इसके अलावा एनी स्टूडेंट प्लीज़ ट्राई करें। हम में से और स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं थोड़ी सी प्लीज़। नो, चलें मैं बता दूँ। जावा मार्केट में इसलिए आई, C++ के अंदर जो हम एक दफ़ा सॉफ्टवेयर बना लेते थे, सिंपल अल्फाज के अंदर बताऊंगा
जैसे शहजाद भाई ने बताया कि जो सर C++ थी ये मखसूस सिस्टम्स के लिए बनती थी। C++ के अंदर समझ लें कि C++ के अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया वो स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा मखसूस एक सिस्टम के लिए चलता था। C++ के अंदर जो हम आपको मैं अपने अल्फाज के अंदर बताता हूँ, आपको और अच्छे समझ आ गया कि बात समझ में आई कि C++ के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाते थे वो एट ए टाइम एक पीसी पे चलती थी, वो एप्लीकेशन दूसरे पीसी पे नहीं थी चल सकती। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। अगर वही सॉफ्टवेयर वही एप्लीकेशन अगर हमने दूसरी पीसी के ऊपर चलानी होती थी तो हमें दोबारा वो एप्लीकेशन दोबारा रीबिल्ड करनी पड़ती थी। कि C++ के अंदर आज भी खासियत है कि जो सॉफ्टवेयर C++ के अंदर एक डिवाइस या एक सिस्टम के लिए बन गया वो सॉफ्टवेयर दूसरे सिस्टम के ऊपर नहीं चल सकता। C++ का दूसरे सिस्टम के लिए हमें दोबारा न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ती है। C++ का ये रूल है। यानी C++ के अंदर एक सबसे बड़ी वीकनेस पॉइंट क्या है कि एक दफ़ा जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हम एक सिस्टम पे डिज़ाइन कर लेनी है, अगर हम वही सॉफ्टवेयर वही एप्लीकेशन अगर हम दूसरे सिस्टम पे चलाते हैं C++ के अंदर जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनी वो उसको दूसरे सिस्टम पे नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी इसके अंदर क्या है वीकनेस पॉइंट था। तो 1986 की दिहाई के अंदर वो तब इंडस्ट्रियल लेवल पे सॉफ्टवेयर का स्कोप था। वेब नाम का 1986 में तो वेब नाम का कंसेप्ट ही नहीं है। ये HTML और ये जो वेब का कंसेप्ट है ये तो 1991 में स्टार्ट आउट हुआ है। ठीक है, उससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा एक ऐसी लैंग्वेज हो जो इंडिपेंडेंट हो, जिसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप आउट करें, वो एट अ टाइम तमाम पीसीस पर चलना चाहिए। एक ऐसा लैंग्वेज हो जिसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर बनाए और वो सॉफ्टवेयर तमाम पीसी पे चलना चाहिए। जब कि हमें हर सिस्टम की अलग अलग प्रोग्राम कंपाइल ना करना पड़े, हम एक दफ़ा प्रोग्राम लिखें और उसके अंदर जो एप्लीकेशन डिज़ाइन आउट हो तो वो हर सिस्टम पे बासानी चलती जाए। इस तरह 1986 के अंदर तब तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत कम होते थे, कंप्यूटर साइंस के भी लोग बहुत कम होते थे। तब ये IT इंजीनियर्स का मिलना नायाब होता था, सोने पे सुहागा, और फिर उनको हाथों में उठाया था। तब कंप्यूटर साइंस के बंदे की बड़ी वर्थ थी। रीज़न उनका लैंग्वेज का मखसूस काम था कि एक सिस्टम के लिए स्पेसिफिक डेवलपर ने पहले एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन किया, फिर वही सॉफ्टवेयर के दूसरे सिस्टम पे चाहिए दोबारा, फिर उसने रीबिल्ड करना। उस दौर के अंदर आप किसी पुराने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से या किसी पुराने जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर से मिलेंगे या CS के बंदे से मिलेंगे ना, तो वो कहेंगे हमने उस दौर में बड़ी बहुत ज़्यादा अर्निंग की है। ठीक है, ये वो चीज़ आपको बोलेंगे, क्योंकि काम ही नहीं था ख़त्म होता, क्योंकि हर सिस्टम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना पड़ता था। जावा आई 1995 में। इस कंसेप्ट को लेकर जेम्स गॉसलिंग ने इस चीज़ के ऊपर काम स्टार्ट किया। ठीक है, शायद यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम होना ही है, मैं आपको उसकी पिक भी दिखा देता हूँ, शायद इधर मेरे पास होगी। जेम्स गॉसलिंग जी, एक मिनट है, नहीं, मैं अगले लेक्चर में आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा। जेम्स गॉसलिंग ने इसकी 4 ये टीम मेंबर थे। ये कितने लोग थे जिन्होंने इस कंसेप्ट पर काम स्टार्ट किया, और इस कंसेप्ट के पीछे बड़ी बड़ी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, 4 लोगों ने 1986 में इस कंसेप्ट को लेकर काम स्टार्ट और किया कि वाकई एक ऐसी लैंग्वेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, एक ऐसी लैंग्वेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जिसके ऊपर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं वो तमाम पीसेस पे चलनी चाहिए, यानी वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो, हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। इस चीज़ को लेकर जेम्स गॉसलिंग और उसके 3 टीम मेंबर और थे। इन 4 लोगों ने मिलके इस कंसेप्ट पर काम स्टार्ट किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए C++ के ऊपर, तो ये नाकाम रहे। ठीक है, फिर इन्होंने C लैंग्वेज को उठाया। जब C लैंग्वेज को उठाया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो ये सक्सेसफुल हो गए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, ये जो लोग कहते हैं ना C++ को इम्बेड करके ये जावा बनी, उन लोगों के जेम्स गॉसलिंग के सर्टिफिकेशन की जो बुक है वो amazon.com पे मौजूद है। मैं अगले लेक्चर के अंदर वो आपको बुक्स के रेफरेंसेस भी दूंगा और वो बुक भी बताऊंगा, और गाड़ी वो बुक पे बाय करके वो पढ़िएगा। आप लोग उन बुक्स के अंदर पता चलेगा कि C लैंग्वेज को इम्बेड करके ये जावा बनी है। यहाँ पे लोग रिसर्चिंग करते नहीं है, पढ़ते नहीं है रिसर्च पेपर। आप किसी जो है वो अच्छे पब्लिशर का रिसर्च पेपर उठा के देखें, ठीक है, क्रिएटिव स्कॉलर्स के,
रिसर्च पेपर निकाल कर पढ़े, आप लोगों को पता चले कि सी लैंग्वेज को इम्बेड करके जावा बनी, सी लैंग्वेज को इम्बेड करके सी शार्प बनी, सी लैंग्वेज को इम्बेड करके PHP बनी। जाए PHP की हिस्ट्री उठा के देखें विकीपीडिया एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर, सी लैंग्वेज को इम्बेड किया तो PHP बनी। सी शार्प को किस लैंग्वेज ने इंट्रोड्यूस किया? सी लैंग्वेज। सी शार्प लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस किया? सी लैंग्वेज ने। यानी जो सी लैंग्वेज की बेस पे सी शार्प को इंट्रोड्यूस किया गया, सी लैंग्वेज की बेस के ऊपर जावा इंट्रोड्यूस की गई। सी प्लस प्लस का तो सेंटेंस है सी आउट, सी प्लस प्लस का तो कंसेप्ट है, यानी उसका प्रोग्राम स्टेटमेंट है सी आउट, और सी का आउटपुट कंपाइल करने के लिए सेंटेंस क्या? प्रिंट एफ। सी लैंग्वेज का अगर हमने कोई स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले आउट करवानी है तो उसका सेंटेंस है प्रिंट एफ, जबकि सी प्लस प्लस का सी आउट है। जावा का अगर हमने स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करवानी तो प्रिंट LN है, और सी शार्प का प्रिंट कीवर्ड। तो अब ये बताएं, वहां पे प्रिंट एफ था तो उसका खत्म करके प्रिंट LN कर दी, कि प्रिंट वही है, LN स्टैंड फॉर जावा के अंदर यूज होता प्रिंट LN। तो प्रिंट LN का मुराद ये है कि ये जो L और N यूज होता है इसका मतलब है न्यू लाइन, ठीक है। और सी शार्प के अंदर ऑलरेडी यूज होता है ये प्रिंट कीवर्ड। और PHP के अंदर भी 2005 तक प्रिंट कीवर्ड यूटिलाइज होता है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले आउट करवाने के लिए। मैंने एक दफ़ा एक जगह क्लास में वैसे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ये मैंने लेक्चरर को ये रेफरेंसेस दिए, बंदा चुप। इसलिए प्यारे स्टूडेंट आप लोग जहन में ये बात देनी सी रख लें कि सी लैंग्वेज को इम्बेड करके जावा आई है मार्केट में, सी प्लस प्लस को इम्बेड करके जावा नहीं आई, ये बात रॉन्ग है। मैं खुद एक कंपनी का CEO, मैं जब खुद ये IT कंपनीज के पैनल पे इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए जाता हूँ जावा डेवलपर्स के लिए, एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए, मैं पहला सवाल ये बच्चों के आगे रखता हूँ कि बच्चे मुझे ये बताएं किस लैंग्वेज को इम्बेड करके जावा आई। तो बच्चे सारे कह रहे हैं सी प्लस प्लस। तो मैं कैसे मिसाल दें, बच्चों को पता नहीं। फिर मैं बच्चों को एग्जाम्पल्स देता हूँ, फिर मैं उनको कहता हूँ जाके ऑथर की बुक बाय करके ना अमेज़ॉन से पढ़िएगा, या आप इसके ऊपर डीपली सर्चिंग कीजिएगा, आपको या कंसेप्ट समझ में आएगा। मैं PHP की हिस्ट्री उठाएँ, आप सी शार्प की हिस्ट्री उठाएँ, अब मैं फिर जावा की हिस्ट्री उठाना, पहले PHP की हिस्ट्री उठा के देखो कि किस लैंग्वेज को इम्बेड करके ये PHP बनी, किस लैंग्वेज को इम्बेड किया गया तो ये सी शार्प बनी, फिर किस लैंग्वेज को इम्बेड किया गया ये जावा बनी। मैं इस चीज़ को ऊपर डीपली अपनी सर्चिंग कीजिएगा, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि वाकई बंदा मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझेगा। तो जो लोग PHP का कॉन्सेप्ट रखते होते हैं सी शार्प का, तो बच्चे कहते बिल्कुल एक्यूरेट सर आपने बात की है। तो प्यारे स्टूडेंट, सी लैंग्वेज ने मार्केट को फ्लॉप किया था, सी प्लस प्लस ने मार्केट को फ्लॉप किया था, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर जो ऊप का कंसेप्ट था इसने बड़े लेवल पे जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको आगे बढ़ाया है। इसके वीक पॉइंट्स भी बहुत सारे सी प्लस प्लस के, इसके बेनिफिट भी, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर जो ऊप का कंसेप्ट था इसने मार्केट को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है। तो प्यारे स्टूडेंट, सी लैंग्वेज को इम्बेड करके जावा बनी है। साइंटिस्ट लोगों ने, जेम्स बोजलिन की टीम ने जब एक्सपेरिमेंट की ना सी प्लस प्लस, ये नाकाम रहे, इसके अंदर सिर्फ इनको बेनिफिट मिला था ऊप के कंसेप्ट का। तो फिर इन्होंने बेसिकली सी लैंग्वेज को उठाया और इसको कन्वर्ट आउट किया किसमें? जावा में, ठीक है। और याद रहे सी लैंग्वेज के अंदर भी ये जो है वो स्पेसिफिक सी लैंग्वेज के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पीसी के लिए बनाया, वो स्पेसिफिक एक पीसी के ऊपर चलता है। अगर वो सॉफ्टवेयर में दूसरी एप्लीकेशन या दूसरे सिस्टम के लिए बनाना है सॉफ्टवेयर, तो वो हमें दोबारा से एप्लीकेशन दोबारा रीबिल्ड करनी पड़ती है, उसके ये चीज़ है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, 1986 में जेम्स गॉसलिन ने काम स्टार्ट किया। जेम्स गॉसलिन ने 1986 में इसकी टीम ने काम स्टार्ट आउट किया। 1989 के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया कि वाकई लैंग्वेज आनी चाहिए। इसने कितने साल एफर्ट की? 10 साल एफर्ट की। 10 साल के बाद जाके ये लैंग्वेज ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं होती। 10 साल साइंटिस्ट लोगों को एक लैंग्वेज को एक्सपेरिमेंट करते गुजर जाते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जाके टीम सक्सेसफुल हुई। इन्होंने जावा का फर्स्ट वेरिएंट 1995 में इंट्रोड्यूस करवाया। जब जावा मार्केट में आई तो उन्होंने बताया, एक है भाई जो आप प्रोग्राम लिख लेंगे तो आप जितने हमारे पीसेस को पर चलाएं वो चलेगा। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बनता है वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए जावा इज द पॉपुलर लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995। और आज जितने भी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन देखते हैं वो 2 लैंग्वेजेस के अंदर मिलेंगे आपको, जावा के अंदर या सी शार्प के अंदर, या बोध होगा तो पाइथन के अंदर, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो है, जैसे आप ये फजलुद्दीन फार्मेसी सिटीज़ के अंदर मौजूद,
इसके ऊपर वो फार्मासिस्ट वो जो आपको काउंटर से पर्ची बना रख देता जनाब आप इतना बिल पर, वो जो सॉफ्टवेयर है वो तो या तो जावा के अंदर बना होगा या सी शार्प के अंदर या पाइथन के अंदर, और भी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन अमूमन ये लैंग्वेज है अमूमन डेवलपर हम लोग जावा। मुझसे अगर कोई बता सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनवाता मैं 2 लैंग्वेज को प्रेफरेबल करता हूँ, जावा को और एंड्रॉइड। जावा का बेनिफिट सुन लें, जावा के अंदर वेब एप्लीकेशन भी बनती हैं, जावा के अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बनती हैं, जावा के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मीन स्टार्ट सॉफ्टवेयर, जावा के अंदर वेब एप्लीकेशन भी, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी, ठीक है। अब फ्रंट एंड में तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप लगनी है, बैक एंड में जावा कॉल, आसान वर्डिंग के अंदर समझा, वो एक अलग बात है। फिर जावा JSP को ये अलग डिबेट है। तो मेरी जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मैं ये वीक पॉइंट ना उठाइएगा कि ये बंदा क्या है जी वो फ्रंट एंड पे HTML CSS लगे, बैक एंड पे जावा लगेगी, ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए कह रहा हूँ। ये JSP लैंग्वेज लगती, लेकिन JSP लैंग्वेज के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो टैग तो HTML CSS जावा बूटस्ट्रैप पे यूटिलाइज हो रहे हैं, टैग तो इन्हीं लैंग्वेज के यूटिलाइज हो रहे हैं, बैकएंड के ऊपर जावा कॉल हो रही है, उसका कंसेप्ट कॉल आउट हो रहे हैं। तो जो JSP है वो भी जावा की फ्रेमवर्क है, जावा की वो क्या है फ्रेमवर्क, जावा आएगी तो JSP आएगी, JSP तो मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। अब एंड्रॉयड जावा वेब एप्लीकेशन भी, जावा के अंदर वेब एप्लीकेशन भी बनती है, जावा के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन, फ्रंट एंड पे एंड्रॉयड लगती है, बैक एंड पे जावा लगती है। ये आप लोगों का एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट है, फ्रंट एंड पे एंड्रॉयड, बैक एंड पे जावा। और इसके अलावा जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो टोटली जावा के अंदर बनती है। अब बताएं जावा कितने बेनिफिट, जावा मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या कह लें जावा मल्टी फंक्शन है, या समझ लें कि जावा मल्टी कैटेगरी लैंग्वेज है, मैंने डिफरेंट नाम बोल दिए। तो जावा ये क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ वो करें मल्टी फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, या मल्टी कैटेगरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके अलावा जावा के अंदर इतनी खास इतने बेनिफिट्स हैं, तो आजकल फिर हम ये कह नहीं सकते कि जावा एक पॉपुलर लैंग्वेज है, पर हम ये कह सकते हैं ना कि जावा क्या है, पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन आप इसकी कर सकते हैं कि जावा इज द पॉपुलर लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995, आप ये भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन W3 स्कूल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, W3 स्कूल की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो व्हाट इज जावा, तो उन्होंने कहा जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995, बड़ी आसान डेफिनेशन की, तो जो लैंग्वेज ज़्यादा रोल प्ले करें उसको वैसा उसको नाम देते उसकी वैसे डेफिनेशन कर दी। इधर ना इंस्ट्रक्टर लोग बच्चों को पूरा निसाब पढ़ा देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उनको डेफिनेशन करना नहीं सिखाते। तो आज के कोर्स के बाद आप लोग इस लेवल पे आप होने चाहिए कि आपको जो भी उस लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके सेंटेंस को कंबाइन करके ये उस लैंग्वेज की डेफिनेशन, जैसे W3 स्कूल ने किया, चाहे W3 स्कूल को उठाए तो लिखे W3 स्कूल इन जावा, उसके ये मैंने उसकी साइट के पास से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ, आपको पता चल जाएगा कि उनकी साइट पे ये लिखा हुआ है कि जावा इज द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड 1995, ठीक है। और आज जावा 3 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर रन आउट कर रही है। ये लास्ट टाइम मैंने एक रिसर्चेस की थी तो एक साइट्स के ऊपर मैंने पढ़ा था कि जावा इस टाइम तकरीबन 5.6 बिलियन डिवाइसेस के ऊपर जावा रन आउट हो रही है, 5.6 बिलियन डिवाइसेस के ऊपर जावा रन आउट हो रही है। ये तो 3 बिलियंस का ये जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना हो चुका हुआ है। ये W3 स्कूल ने तकरीबन 2014-15 में ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, ठीक है। लेकिन मैंने ये रिसेंट रिसर्चेस पढ़ी थी, उसके अंदर लिखा था उन्होंने कि तकरीबन 5.6 बिलियन डिवाइसेस सिस्टम्स के ऊपर इस टाइम जावा रन आउट कर रही है। ये हिसाब लगा रहे जावा इतनी पॉपुलर है। जावा का डेवलपर नहीं मार्केट में मांग है, वो मान है। जावा का डेवलपर स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख, 2 लाख लग रही है। हम लोगों को पता ही नहीं है, हम लोग कह रहे बस डिग्री चाहिए CS की। स्टूडेंट जब रिसर्चेस करें उनको पता चले कि मार्केट के अंदर डेवलपर्स की कितनी सैलरीज हैं। और इट इज़ ऑन बाय ओरेकल्स, ठीक है। इस टाइम ये जावा को रिसेंटली जेन गॉसलिन ने जो अपना सन माइक्रो सिस्टम था ना, ये 2010 में इसने सेल आउट कर दिया था ओरेकल को, ठीक है। और ओरेकल एक डाटाबेस है, ठीक है। मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि हर लैंग्वेज के स्पेसिफिक के बैकएंड के ऊपर ना एक लैंग्वेज डाटाबेस लगती है, जिसके ऊपर वो जो हमारा यूज़र का क्या होता है रिकॉर्ड स्टोर आउट होता है। तो जावा के लिए जो सबसे बेस्ट डाटाबेस है वो ओरेकल है। ओरेकल के डेवलपर की बड़ी सैलरी है। जब कोरोना लगा था ना 2020 में मैंने एक डेवलपर हायर किया था, तब मैंने 2020 में एक डेवलपर हायर किया,
सब 1,27,000 का। अब तो फिर 2023 चल रहा है, तो सैलरी डबल होगी। वो फ्रेश ग्रेजुएट ओरेकल का डेवलपर था, तो ये हिसाब लगा लिया। मैंने 1,25,000 रुपये को डेवलपर हायर किया था। जेम गॉजलिन ने सन माइक्रो सिस्टम के आए, उन्होंने फिर अपनी कंपनी बनाई। जेम गॉजलिन लोगों ने अपनी कंपनी बनाई, जहाँ से इन्होंने ये फिर ये सारी जावा वगैरह को ऑपरेट आउट करते थे। 2010 में इन्होंने ओरेकल को सेल आउट कर दी अपनी कंपनी, तो तब से अभी इसको ओरेकल जावा हैंडल कर। ओरेकल एक डाटाबेस है, यानी ओरेकल डाटाबेस का भी नाम है। तो जावा के बैकएंड के लिए तो सबसे बेहतरीन डाटाबेस लैंग्वेज है। तो यानी मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज के अंदर हम एक हर लैंग्वेज के अंदर तो वेबसाइट बनाते हैं या एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके ऊपर हमने बेसिकली यूज़र का रिकॉर्ड भी स्टोर आउट करवाना था। तो यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर आउट करवाने के लिए भी डाटाबेस चाहिए होती है। तो हर लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक डाटाबेस है। अब PHP के लिए MySQL डाटाबेस बेस्ट है। अब C#.NET के लिए जो सबसे बेस्ट डाटाबेस वो SQL है। अब जावा के लिए जो सबसे बेस्ट डाटाबेस है वो ओरेकल है। बकाया आप हर लैंग्वेज के साथ जो से मर्जी डाटाबेस यूटिलाइज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर डाटाबेस काम करे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट तरीके से काम करेगी वो जो साइंटिस्ट लोग हैं उसको प्रेफरेबल करेगी, वो ज़्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है। अब जावा के अंदर क्या बन सकती है? मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर बन सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर। और उसके बाद जावा के अंदर गेम्स बनती हैं। अब गेम्स कौन सी है? अब एंड्रॉयड के अंदर आप आजकल यूनिटी 3D का कंसेप्ट नहीं चल रहा, वो किसकी बदौलत है? यूनिटी 3D के अंदर भी ये सारा जो कंसेप्ट कॉल हो रहा है वो भी जावा की है। डाटाबेस के कनेक्शन और इसके मल्टी यूज चीज़ों के लिए अप्लाई होती है। इवन डेट प्यार स्टूडेंट में आपको ये बता दूँ, ये आजकल घरों के अंदर जो ओवन आ रही है इनके सॉफ्टवेयर भी जावा के अंदर बनते हैं। ठीक है। आजकल घरों के अंदर प्यारे स्टूडेंट्स हैं, ये जो वॉशिंग मशीन आ रही है हायर की, इनके अंदर ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हुए हैं तो ये भी जावा के अंदर ही बने हुए हैं। याद रखें मशीन्स के अंदर, ओवन के अंदर ये जितने सॉफ्टवेयर वगैरह ना, ये सारा जावा के अंदर तैयार आउट होकर इनके अंदर इंस्टॉलेशन हुई है। तो ये जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक हो गया। अब हम ज़रा जावा की डेफिनेशन पे रोशनी डाल लेते हैं। जावा इज अब मैं इसको कह सकता हूँ, जावा के अंदर दो चीज़ें कॉल आउट होती हैं, ये भी सुन लें। जावा अपने अंदर टोटली ऊप का कंसेप्ट कॉल करेगी। जावा सारी ऊप बेस्ड है। जावा सारी क्या? ऊप बेस्ड है। जावा ऑब्जेक्ट के बगैर चल ही नहीं सकती। और जावा के अंदर टोटली क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का क्या है? कंसेप्ट है। जावा के अंदर टोटली क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्या है? कंसेप्ट है। जावा चलती क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को मिसाल दी है कि जावा इंडिपेंडेंट है, जावा हर सिस्टम पे चल सकती है। जावा हर सिस्टम पे चल सकती है। तो मीन्स डैट ये क्या है? बड़ी हाई लेवल लैंग्वेज है, डेफिनेट हाई लेवल लैंग्वेज है। तो डेफिनेटली ए सिस्टम पे भी चल रही है, बी सिस्टम पे भी चल रही है, सी सिस्टम पे भी चल रही है, डी सिस्टम पे भी चल रही है। अब जावा के अंदर जो जावा है ये अपने अंदर बिग लेवल को कॉल करती है और जावा के बगैर कॉल ही नहीं होती। आप जावा के जितने प्रोग्राम पढ़ेंगे, इवन डॉट जावा का पहला जो फर्स्ट प्रोग्राम पढ़ेंगे ना हेलो वर्ल्ड का, उसके अंदर भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट कॉल हुआ होगा। तो जावा टोटली क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जावा इज अ पॉपुलर हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ओरिजिनली डिजाइन बाय सन माइक्रोसिस्टम रिलीज इन 1995। अब बताएं कितनी सिंपल डेफिनेशन है। सिंपली डेफिनेशन कैसे की यार? जावा तो हर सिस्टम पे चल रही है, तो डेफिनेशन होगी जावा का हाई लेवल लैंग्वेज। अब यार इसके अंदर तो ऊपर कंसेप्ट कॉल हो रहा है, इवन डॉट इसके तो फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट चल रहा है। तो उन्होंने आगे जोड़ दिया क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम आर रिलीज इन 1995। किसको 1995 में रिलीज किया गया। अब मुझे बताएं डेफिनेशन किसी लैंग्वेज की करना कोई मुश्किल काम है? जो लैंग्वेज ज़्यादा रोल प्ले करे उसको वैसे उसकी डेफिनेशन बन जाती है। और साइंटिस्ट लोगों का भी यही निकात है। W3 स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके निकात के अंदर ये भी एक निकात शामिल है कि भाई डेफिनेशन जो कर रही है वो बेसिकली आपने उस लैंग्वेज की खूबियाँ उठा लेनी, खूबियाँ उठा के आपने उसकी डेफिनेशन कर देनी बस कि व्हाट इज़ जावा, व्हाट इज़। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो प्यारे स्टूडेंट 3 सवाल आज कवर अप करवाए हैं। व्हाट इज़ जावा, जावा के बाद व्हाट इज़ एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ये सवाल आएगा, ऑब्जेक्ट वाला तो कंफर्म आएगा। 90% चांस है किसकी ऊप के, 10% चांस है ये व्हाट इज़ जावा। ठीक है। ये तीनों सवाल आप लोगों ने प्रिपेयर करने। तो ये शॉर्ट सी हिस्ट्री मैंने बताई थी
रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जावा का बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जावा का मैंने प्रोग्राम स्टार्ट आउट कर देना, ठीक है। हो गया, ये डेफिनेशन ये वगैरह पढ़ा दिए। उसके बाद हेलो वर्ल्ड अगले लेक्चर के अंदर होगा, वेरिएबल का सम कैसे करना होता, इफ एंड एल्स, ये 3-4 टॉपिक मैंने अगले लेक्चर में पढ़ा देने हैं। तो इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस पढ़ाने के बाद एंड्रॉइड स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक कि स्टूडेंट का सवाल हो तो प्लीज़ ओपन द माइक, तो मैं आप लोगों को फिर उसका तसल्ली से आंसर दूँगा जी। एनीबॉडी? समझ आ गई सर। बहुत शुक्रिया। अभी कोई बंदा क्लास लेफ्ट ना करके ना जाए, मुझे चंद एक आप लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस देनी है। आई थिंक सो जी, किसी का सवाल नहीं है। जो बंदे मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा एंड्रॉयड का जो है वीकली सेशन चलता है हर संडे को नाइट 9 से 10:30। इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट, तमाम जॉब पे स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट एंड्रॉयड की वाइवा प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, वो मेरे साथ ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले। प्रोजेक्ट डेवलप आउट करवाना चाहते हैं या वाइवा की तैयारी करना चाहते हैं या वाइवा लिस्ट लेना चाहते हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ मिल जाएंगी। वाइवा लिस्ट लेना चाहेंगे तब भी मिल जाए, वाइवा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब भी आप लोगों की हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलप आउट करवाना वो भी हो जाएगा। अगर आपको वाइवा लिस्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी एंड्रॉइड, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।